तो कैसे हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है डी मेंटर एडीमॉल की तरफ से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर। अब तक हम बात कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। हमने पूरा का पूरा ऑलरेडी जो है वो कवर कर लिया। 2 पार्ट्स के अंदर हमारा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड ब्रॉन्ज एज जो है हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द वैदिक एज। वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है हमारा, वो हमें देखने को मिलता है अराउंड 1600 बीसीई से 600 बीसीई तक। ये जो टाइम पीरियड है हमारा शुरू हो गया था कब से? फ्रॉम द कमिंग एंड एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया। आर्यंस की एंट्री तब होती है जब हमारा हड़प्पा टाइम पीरियड जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में जो है वो जाने लगता है। 1600 बीसीई के आसपास हमें देखने को मिलता है द आर्यंस पॉसिबली फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन। काफी सारे थ्योरीज हमें देखने को मिलती है आर्यंस आए कहां से थे, अभी बात करेंगे हम उसके बारे में। तो उनकी एंट्री हमें देखने को मिलती है। आर्यंस वर बेसिकली द सेंट्रल एशियन पीपल ओनली, आपको यहां पे ये याद रखना है। उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना और हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है अर्ली टाइम पीरियड में, अर्ली वैदिक एज के अंदर जो है उनका कैप्चर करना, वो हमें देखने को मिला। कैप्चर तो नहीं बल्कि वो सेटल हो गए थे यहां पे आके। जो इन्वेजन थ्योरी है आर्यंस की, उसको जो है आज के दिन हम पूरी तरीके से डिसरिगार्ड जो है वो करते हैं। वैदिक एज जो है हमारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हमें दिखाई देता है। द अर्ली वैदिक एज ऑल्सो नोन एज द ऋग्वैदिक एज, अर्ली वैदिक और द ऋग्वैदिक एज, जो कि हमें देखने को मिलता है अराउंड 1600 से लेके 1000 बीसीई तक। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली और द हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है एक बार फिर से थोड़ा सा हम रूरल लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। हमें अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, टाउन प्लानिंग एटसेट्रा। पैस्टोरल नोमैडिक पीपल जो है, सेमी नोमैडिक हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर था थोड़ा बहुत, बट नोमैडिक लाइफस्टाइल की रिटर्न हमें यहां पे देखने को मिलती है। ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज ये बहुत टाइम होता है कि भाई जब कोई बड़ी सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइनिंग पीरियड होता है तो वहां से हमें देखने को मिलता है दे गो बैक टुवर्ड्स देयर रूट्स ओनली। तो यहां पे भी वही हुआ। हमें क्या देखने को मिला? चैल्कोलिथिक कल्चर से सिमिलर या फिर उससे पहले नियोलिथिक कल्चर से सिमिलर हमें नोमैडिक पीपल जो है वो वापस से राइज करते हुए दिखाई देते हैं अर्ली वैदिक या फिर ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में। यही वो टाइम था जब हमें ऋग्वेद की जो है वो रचना देखने को मिलती है। हालांकि अभी ओरल हिस्ट्री के थ्रू ही हम इसको सुन पा रहे थे, लिखा इसको काफी बाद में गया है, तो इसी वजह से इसको जो है हम द ऋग्वैदिक एज जो है वो कहते हैं। लेकिन इसके बाद जब हमें देखने को मिलता है द लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है हमारा अराउंड 1000 बीसीई से 600 बीसीई का हमें देखने को मिलता है। एंड दिस एज वॉज द प्रीकर्सर ऑफ द अपकमिंग महाजनपद। ऐसा क्यों? क्योंकि लेटर वैदिक एज में अपार्ट फ्रॉम द सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ब्राह्मणास, अरण्यकास, जितना भी लिटरेचर हमारा वैदिक एज में लिखा गया अपार्ट फ्रॉम द ऋग्वेद, वो सब कुछ जो है हमें लेटर वैदिक एज के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। और यहां पे एक्स्ट्रा और क्या चीज हुई? हमें देखने को मिलता है द डिस्कवरी एंड यूजेज ऑफ आयरन। आयरन के मिलने के बाद से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोग सेटल्ड थे या फिर वहीं पे आसपास घूम रहे थे नोमैडिक लाइफस्टाइल के अंदर, तो वो जो है और आगे की तरफ पुश करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द सदर्न रीजन, टुवर्ड्स द ईस्टर्न रीजन। ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज आयरन टूल्स की मदद से, इसको हम उस टाइम पे कृष्ण अयास या फिर श्याम अयास जो है वो कहते थे, वो जो है हमें ज्यादा ड्यूरेबल देखने को मिलते हैं। आयरन टूल्स बहुत ऑब्वियस सी बात है कॉपर या ब्रॉन्ज टूल से और ज्यादा ड्यूरेबल है, जिससे फॉरेस्ट को क्लियर करने में जो है वो आसानी हुई। लोग जो है वो और ज्यादा पुश हुए आगे की तरफ, और यहीं से हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक एज को ही हम क्या कहते हैं? द प्रीकर्सर ऑफ द महाजनपद। ये जो हमें लाइफस्टाइल देखने को मिलती है लेटर वैदिक एज के अंदर, इसी ने जो है वो नींव रखी आगे आने वाले टाइम में महाजनपद की इमरजेंस के पीछे। बात करेंगे उसके बारे में भी। आज जो है हम अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक का थोड़ा आइडिया लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। और इसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा हमारा वैदिक कल्चर या फिर वैदिक एज के अंदर, उसके अंदर जो हम जितना भी वैदिक लिटरेचर लिखा गया है फ्रॉम द वेदास टू द वेदांत, हम जो है सब कुछ कवर करेंगे। एपिक्स को भी जो हम कवर करेंगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं हमारा वैदिक एज फ्रॉम द एडवेंट एंड कमिंग ऑफ द आर्यंस से। अब आर्यंस थे कौन? आर्यंस वर नोबडी एल्स वर द इंडो यूरोपियन स्पीकिंग सेमी नोमैडिक पीपल। और यहां पे जो वर्ड है आर्य,
आर्य का मतलब होता है बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी या फिर बहुत ही नोबल इंसान। आप आज के दिन भी अगर देखें, आप अगर रामायण या महाभारत देखेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे कि औरतें जो है अपने पतियों को आर्य कह के जो है वो संबोधित किया करती थी। अगर आप टीवी सीरियल्स वगैरह भी देखेंगे तो आर्य का मतलब होता है एक नोबल या फिर रिस्पेक्टेड इंसान। तो यही हमें देखने को मिलता है। दे आर बिलीव टू हैव ब्रॉट विद देम द वैदिक कल्चर इंक्लूडिंग द संस्कृत लैंग्वेज एंड ओरल रिलीजियस लिटरेचर ऑल्सो नोन एज द वेदास। वेद जो है वो लिखे आगे के टाइम पे गए, लेकिन इनको बोलना जो है वो शुरू कर दिया गया था फ्रॉम द अर्ली वैदिक एज ओनली। फिर उसके बाद अराइवल इन इंडिया लाइकली केम इन वेव्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मोस्ट प्लॉजिबली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मैक्स मुलर की थ्योरी के अनुसार सेंट्रल एशिया से जो है ये लोग आए थे, और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी हमें यही देखने को मिलती है कि भाई आर्यंस जो हैं वो कहां से, सेंट्रल एशिया के स्टीप्स रीजन से जो है वो आए थे। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना था पहले कि भाई आर्यंस का इन्वेजन हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बट आज के दिन इस थ्योरी को जो है वो पूरी तरीके से नकार दिया गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ जो हमें देखने को मिलता है कि भाई इनका इन्वेजन नहीं हुआ था, वो ये है कि भाई अगर कोई भी इन्वेड करता है यहां पे आके, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो पहले से चीजें चली हुई आ रही है ना उसको डिसरप्ट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऑटोमन्स, अगर आपने नाम सुना होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जो है उनका हमें देखने को मिलता है कॉन्क्वेस्ट हुआ था या फिर उन्होंने इन्वेड किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल जगह हमें टर्की के अंदर देखने को मिलती है जो कि रोमन्स के पास थी। मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूं जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, ऑटोमन्स क्योंकि वो लोग मुस्लिम्स थे, उन्होंने जब अटैक किया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, उस पे कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले उन्होंने उस जगह का नाम चेंज किया, इस्तांबुल किया, रोमन्स को वहां से हटाया एंड उसको जो है अपना इंपीरियल कैपिटल बनाया। तो पुरानी जो चीजें चली आ रही थी उसको डिसरप्ट करते हुए उन्होंने क्या किया, अपना जो हम कह सकते हैं रिलीजियस फेथ उसको जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो ऐसा हमें ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलता है, मुगल्स हो या दिल्ली सल्तनत, अभी हम बात करेंगे आगे मिडिवल टाइम पीरियड में, उन्होंने भी यही करा। तो यहां पे आर्यंस ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें हड़प्पा के टाइम पीरियड में ही प्रोटोशिवा सील, जो हमारी पशुपति सील हमें देखने को मिलती है, काफी सिमिलर शिव जी के हमें वो देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही हमें हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो के अंदर ऐसे कोई स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर हमला किया गया हो या कोई इन्वेजन हुआ हो। ऐसा कोई प्रूफ जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जो ये थ्योरी है हमारी कि इन्वेजन हुआ था आर्यंस का, वो बिल्कुल ही गलत है। आज की डेट पे आर्यंस आए थे, बड़ी वेव्स में आए थे और यहां पे बस सेटल हो गए। वो हड़प्पा का डिक्लाइन चल रहा था उस टाइम पे, ये कोइंसिडेंस आप मान सकते हैं, और इसी वजह से आर्यंस भी जो है वो और ऊपर बढ़े थे। ये चीज हमें देखने को मिलती है। दे इनिशियली सेटल्ड इन द सप्त सिंधु रीजन, पंजाब एंड सराउंडिंग एरिया, 7 नदियों वाला रीजन हमें देखने को मिलता है, अभी बात करेंगे उसके बारे में आगे। And their migration was a part of a larger Indo-European expansion across Europe and Asia। तो मतलब जस्ट एक एक्सपेंशन था, ये कोई कॉन्क्वेस्ट या इन्वेजन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अलग अलग थ्योरीज क्या कहती है, सबसे पहले हमारी सेंट्रल एशियन थ्योरी बाय मैक्स म्यूलर 19th सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। आर्यंस केम फ्रॉम द स्टीप्स ऑफ सेंट्रल एशिया बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज का मतलब कि भाषा काफी सिमिलर जो है वो हमें आर्यंस और नेटिव इंडियंस जो उस टाइम पे हम कह सकते हैं इंडस वैली या फिर चैल्कोलिथिक कल्चर के लोग थे, उनमें हमें देखने को मिलती है लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज। इस वजह से वो यहां पर आए और यहां पे सेटल हो जाते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी हमें देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी यही है कि सेंट्रल एशियन स्टीप्स रीजन से जो है हमारे जो कौन आर्यन लोग जो है वो आए थे। इसके बाद यूरोपियन थ्योरी हमें दी थी अर्ली यूरोपियन स्कॉलर्स, खासकर कॉलोनियल टाइम पीरियड पे। इन्होंने कहा आर्यंस वर नेटिव टू यूरोप स्पेशली स्कैंडिनेविया एंड दिस थ्योरी इज डिस्क्रेडिटेड टुडे। ये जो थ्योरी है इतनी ज्यादा कोई सपोर्ट किया नहीं किसी और हिस्टोरियन ने। मोस्ट लोगों का यह मानना था कि भाई मैक्स म्यूलर की थ्योरी ऑफ द सेंट्रल एशियन ओरिजिन वो जो है हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आर्कटिक थ्योरी हमें देखने को मिलती है बाल गंगाधर तिलक जी की। उन्होंने कहा कि भाई आर्कटिक के रीजन से ये लोग आए थे जब आइस एज खत्म हुआ। इसके बाद टिबेटियन थ्योरी बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी कहा कि भाई ये तिब्बत के रीजन से यहां पे आए थे। तो बहुत अलग अलग व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। इन सारी थ्योरीज में से सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी कौन सी है आपकी, द सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये आपको जो है वो याद रखना है कि भाई मैक्स म्यूलर ने जो है ये थ्योरी दी थी। प्रीलिम्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई किसने दी थी सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ द वैदिक ऑफ द कमिंग ऑफ द आर्यंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो मैक्स म्यूलर जो है आपको वहां पे मार्क करके आ जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें एडवेंट और एक्सपेंशन की, तो शुरुआत के अंदर अर्ली वैदिक एज जो था हमारा, जब हमें
आयरन की डिस्कवरी अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिली थी। तब हमें क्या देखने को मिला यहां पे कि ये जो लोग हैं जस्ट लाइक द हड़प्पन्स और द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी रीजन के आसपास नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो कि आज हमें पंजाब राजस्थान के जो रीजन है वो देखने को मिलता है। एक बार अगर हम मैप देखें अर्ली वैदिक लोगों का, एक सेकेंड, तो हमें कुछ इस तरीके का इनका मैप देखने को मिलता है। अगर आप देखें काफी सिमिलर आपको दिखेगा ये इंडस वैली या हड़प्पा से, बस कुछ जो हमारा गुजरात का रीजन है वो यहां पे नहीं है, बाकी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम यहां पे बात करें सप्त सिंधु के बारे में, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, कौन कौन सी नदियां यहां पे, इंदस, रवि, बीस, सतलज, झेलम, चेनाब और सरस्वती नदियां जो है हमें देखने को मिलती है। इनका मेंशन हमें ऋग्वेद के अंदर भी जो है वो देखने को मिलता है। आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्पेशली इन द रीजन ऑफ पंजाब। यहां पे आपको पंजाब का रीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन अगर आता है कि भाई सबसे पहले कहां सेटल हुए थे, तो पंजाब का जो रीजन है वो आपको जो है मार्क करके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमें अर्ली वैदिक लोगों का जो है वो देखने को मिलता है। अभी जब हम बात करेंगे लेटर वैदिक लोगों की, तो जब उन्होंने पुश किया तब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा बना था, वो जो हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड के अंदर हमें मगध जो है वो देखने को मिलता है। बात करेंगे उसके बारे में अभी कुछ देर के अंदर। फिलहाल यहां पर देखने दो फेज के अंदर हमें देखने को मिलता है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। ऑलरेडी जो है मैं बात कर चुका हूं 1600 बीसीई से 1000 बीसीई के बीच में जो है हमें अर्ली वैदिक टाइम फ्रेम जो है वो देखने को मिलता है। सेटलमेंट वॉज लिमिटेड टू पंजाब एंड एडजॉइनिंग एरियाज, पंजाब और उसके आसपास के एरियाज जो हमें देखने को मिलता है। राजस्थान थोड़ा बहुत देखने को मिला, उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमी वॉज मोस्टली पैस्टोरल विद सम एग्रीकल्चर, हालांकि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से गया नहीं था, बिकॉज एक बार तो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन हो गई तो भाई जाएगा कहां एग्रीकल्चर। बट मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है पैस्टोरल नोमैड्स, मतलब एनिमल्स के ऊपर बेस्ड हमें देखने को मिलता है, स्पेशली काउज, है ना। और उसके अलावा नोमैडिक लाइफस्टाइल का रिटर्न जो हमें वापस देखने को मिलता है कुछ टाइम के लिए, जब तक दोबारा से चीजें सेटल डाउन नहीं हो गई, दोबारा से जो सिविलाइजेशन से सेटलमेंट्स हैं वो दोबारा से ठीक तरीके से फॉर्म जब तक नहीं हुई, तब तक हमें क्या देखने को मिलता है, पैस्टोरल नोमैडिक लाइफस्टाइल अर्ली वैदिक लोग जो है वो किया करते थे। लेटर वैदिक की बात करें, एक्सपेंशन टुवर्ड्स द गंगा यमुना दोआब, ईस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ बिहार। ऐसा हुआ क्यों, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इस टाइम पीरियड पे हमें क्या देखने को मिल चुका था, आयरन की डिस्कवरी, आयरन का यूजेज जो है हमें दिखना शुरू हो चुका था। तो इस वजह से क्या हुआ, पुश करना आसान हुआ। आयरन टूल्स बिकॉज दे वर मोर ड्यूरेबल, बिकॉज दे वर मोर पावरफुल, हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट को क्लियर करके आगे के एरियाज को जो है वो एक्सप्लोर करना और ज्यादा इजी पड़ गया। और यहां पे हमें ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, मगध, बंगाल, ये सारे रीजन्स पे जो है एक्सप्लोरेशंस देखने को मिलती हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। और इसी ने जो है वो नींव रखी आगे आने वाले टाइम में हमारे इमर्जेंस ऑफ द 16 स्टेट्स, द महाजनपद्स की भी। फैसिलिटेटेड यूजिंग आयरन टूल्स टू क्लियर डेंस फॉरेस्ट, जैसे कि मैं बात कर चुका हूं कि भाई डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए जो है हमें क्या देखने को मिला, आयरन टूल्स का यूजेज जो है वो देखने को मिला। राइज ऑफ किंगडम्स लाइक द कुरु किंगडम, द पांचाल किंगडम, कोसाल एंड विदेहा। इसी के साथ साथ हमें मगध का भी जो है वो राइज देखने को मिलता है, बात करेंगे उसके बारे में आगे अभी। और ये किंगडम्स के नाम सुन के जो है आपको थोड़ा बहुत जो है वो महाभारत जो है वो याद आ रही होगी। और आपका जो गेस है वो बिल्कुल सही हो कि कुरु और पांचाल जो है हमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस महाभारत के अंदर भी देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर कि भाई क्या क्या कौन कौन से जो हमारे महाजनपद थे वो महाभारत में इनका जिक्र हमें देखने को मिलता है हमारी इमर्जेंस ऑफ महाजनपद वाली क्लास के अंदर। फिलहाल यहां पे देखते हैं, इंटरेक्शन विद लोकल्स, इंडिजीनियस पीपल वर रेफर्ड टू एज दास और दास्यू। ओवर टाइम दीज ग्रुप्स वर सब्जुगेटेड और एसिमिलेटेड इनटू आर्यन सोसाइटी ऑफन एज लोअर वर्न्स। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, स्टार्ट हो गया था क्या, हमारा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम के अंदर हमें 4 वर्ण जो है वो देखने को मिलते हैं। ये हमें ऋग्वेद के आखिरी मंडल के अंदर डिटेल के अंदर बताया गया कि भाई कौन कौन से 4 वर्ण है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अभी बात करेंगे उनके बारे में। देन इसके बाद द ऋग्वेदिक एज, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ऋग्वेद की जो है वो रचना हो चुकी थी। द ओल्डेस्ट वेदा and the oldest text of Indo-European language family. It was composed in the northwestern region of India and 1028 hymns यानी कि श्लोक्स जो है हमें देखने को मिलते हैं इस ऋग्वेद के अंदर। Composed in Vedic Sanskrit and was transmitted orally early on and later down it was written. इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्राइब्स।
जिसको हम जन भी बोलते थे, और यहीं से जो है इसी वर्ड का जो है हमें आगे यूज देखने को मिलता है महाजनपद से। जन का मतलब होता है लोग एंड जनपद का मतलब होता है एक सेटलमेंट, और वही सेटलमेंट जब बड़ी रीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है तब हमें महाजनपद जो है वो देखने को मिले। द 16 स्टेट्स, 16 अर्ली स्टेट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बात करेंगे उसके बारे में भी। ईच जन वॉज हेडेड बाय अ राजन हु वॉज द चीफ, ही वॉज चोजन और ही वॉज हेरेडिटरी। इधर लोग चूज किया करते थे या फिर वो जो है राजा का बेटा राजा बनेगा, वो हेरिडिटरी स्ट्रक्चर जो है हमें यहीं से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे देता है। ट्राइबल असेंबलीज हमें देखने को मिलती है, सभा और समिति। सभा वाज नथिंग बट अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड समिति वाज जनरल असेंबली विद डिसीजन मेकिंग पावर्स। इनकी भी जो पावर है वो लेटर वैदिक एज के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है, और खासकर जब इमर्जेंस ऑफ महाजनपद हमें देखने को मिलता है तब वहां पे किंग्स का रोल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। इकोनॉमी की बात करें, पैस्टोरल इकोनॉमी में देखने को मिलती है। कैटल वाज प्राइमरी वेल्थ इन द ऋग्वेदिक टाइम पीरियड। उसके बाद बार्ले वाज कल्टीवेटेड, सम एग्रीकल्चर नोन, वेल्थ मेजर्ड इन काउज, मतलब काउज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में। लेटर वैदिक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा अब कि यहां से जो है शुरुआती दौर में जो कॉइन्स हैं वो भी आने शुरू हो गए थे, खासकर 600 बीसीई के अराउंड हमें देखने को मिलता है पहले पंचमार्क्ड कॉइन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने शुरू हो गए थे। नो मेटल कॉइन्स इन द अर्ली वैदिक एज, बार्टर सिस्टम वाज इन यूज एंड नो लार्ज सिटीज और परमानेंट टाउन्स। ऐसा इसीलिए बिकॉज अभी अभी जो है हड़प्पा का डिक्लाइन हमें देखने को मिला, अभी नए नए आए थे आर्यंस, इनको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, और यही हुआ भी 1000 बीसीई के बाद से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पूरी तरीके से सेटल डाउन जो है वो अच्छे से होने लगे थे। सोसाइटी की बात करें, सोशल डिविजन्स हमें देखने को मिलती है, हालांकि अभी इतना रिजिड नहीं हुआ था ये कास्ट सिस्टम। लेटर वैदिक एज के अंदर हमें देखने को मिलता है ये कास्ट सिस्टम जो है अच्छी तरीके से रिजिड हो चुका था, और जो लोअर वर्ण के लोग थे खासकर शूद्र, उनका जो है एज सच हमें कोई ज्यादा रोल सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलता था, अपार्ट फ्रॉम दे हैड टू सर्व द अदर 3 वर्न्स। ये चीज हमें देखने को मिलती है। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास जो है हमें देखने को मिलते हैं। विमेन एंजॉयड रिलेटिवली हाई स्टेटस इस टाइम पीरियड तक। अर्ली वैदिक एज जो है हमारा आखिरी ऐसा एज था जहां पे विमेन की जो हम सोशल स्टेटस कह सकते हैं वो काफी ज्यादा हाई थी। इसके बाद जो है डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाता है लेटर वैदिक एज से, और हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर जब हम बढ़ेंगे हमारे इमर्जेंस ऑफ महाजनपद की तरफ, कि भाई विमेन का स्टेटस किस तरीके से डिक्लाइनिंग फेज में जो है वो चला गया आफ्टर द अर्ली वैदिक एज। ठीक है, participated in yagnas, some were scholars and composed hymns also, and widow remarriage was allowed in the early Vedic age। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि अभी विमेन का स्टेटस काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन लेटर वैदिक एज और उसके बाद जितने भी टाइम पीरियड्स हमारे आएंगे विमेन का स्टेटस जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में ही जाता रहता है। इसके बाद रिलीजन की बात करें, वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस, सबसे ज्यादा मेंशन किए गए डीटी जो है हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर वॉज इंद्र। इंद्र के अलावा हमें अग्नि, हमें वरुण, हमें सोम जो है वो देखने को मिलते हैं, इनका सबसे ज्यादा बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के बाद जो हमारे बाकी के टेक्स्ट आए, यजुर्वेद आया हमारा, सामवेद आया हमारा, अथर्ववेद आया, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि भाई नेचुरल फोर्सेस को हटाकर हमें द होली ट्राइनिटी, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो कहते हैं, उनका इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है हमारे लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर, हमारे वेदांत के अंदर उनका जिक्र हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि भाई ऋग्वेद के अंदर इंद्र का सबसे ज्यादा बार मेंशन हमें देखने को मिलता है, उसके बाद जितने टेक्स्ट आए उसके अंदर हमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन गॉड्स का जो है वो रेफरेंस देखने को मिलता है। नो टेम्पल्स और आइडल्स येट एंड सिंपल यज्ञास परफॉर्म्ड विद चैंटिंग, मॉरल ऑर्डर वॉज अपहेल्ड बाय द गॉड वरुण। कॉस्मिक ऑर्डर के भगवान हमें देखने को मिलते हैं वरुण, आगे जाके इनको रिप्लेस करते हैं कौन? विष्णु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा द लेटर वैदिक एज, इसी के अंदर हमें बाकी सारे टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम ऋग्वेद जो है वो देखने को मिलते हैं, इनका इमर्जेंस हो जाता है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमें देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, इनके बारे में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे सारे के सारे वैदिक टेक्स्ट। इसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। लार्जर किंगडम्स, क्यों हुआ ऐसा ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आयरन टूल्स की मदद से हमने और ज्यादा पुश किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और वहां से हमें देखने को मिलता है कुरु, मगध, पांचाल और कोसाल का जो है वो इमर्जेंस होता है, और यही चारों जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद बनते हैं हमारे 600 बीसीई के बाद से। इसके बाद किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी एंड डिवाइन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? किंगशिप
हेरिडिटरी बन गई थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और डिवाइन स्टेटस ऑफ किंग्स थी, भाई भगवान का ही रूप हमें देखने को मिलते हैं, शैडो ऑफ गॉड। हालांकि शैडो ऑफ गॉड जो टर्म है वो हमें आगे मिडीवियल टाइम में देखने को मिलेगा, जो कि अकबर या फिर बलबन जैसे रूलर जो है वो यूज किया करते थे, अपने आप को जील ए इलाही जो है वो बोला करते थे। हालांकि इस टाइम पे एज सच इतना ज्यादा कोई हमें देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी किंगशिप वॉज कंसीडर्ड टू बी समवॉट डिवाइन इन दिस टाइम पीरियड। इसके बाद रिचुअल्स लाइक राजसूय एंड अश्वमेघ वर यूज्ड टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के बारे में जो है आपने सुना ही होगा, हमारे टीवी सीरियल्स के अंदर भी काफी कुछ दिखाया जाता है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो है राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ जो है वो करवाए जाते थे। इसके अंदर किंग जो है अपनी कैपेबिलिटी बाकी राजाओं को दिखाते थे। इन यज्ञों के बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे हमारे वैदिक टेक्स्ट के अंदर, फिर भी थोड़ा बहुत आपको बताया तो हमें कि होते क्या थे। राजसूय यज्ञ के अंदर ऐसा होता था कि भाई आप जो है वो यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अगर कोई दूसरा रूलर जो है आपका विरोध नहीं करता है तो आप जो है वो चक्रवर्ती सम्राट जो है वो कहलाएंगे पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। अश्वमेघ की बात करें, इसका भी मकसद यही था कि भाई आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। यहां पे आप क्या करते थे, आप एक घोड़ा लेते थे, उस घोड़े को आप छोड़ देते थे फॉर 1 ईयर, एंड जो जितनी भी टेरिटरी वो घोड़ा कवर करेगा उतनी टेरिटरी जो है वो उस पर्टिकुलर किंग के अंडर में आ जाएगी। और अगर किसी ने उस घोड़े को रोका, किसी और किंग ने, तो उस किंग के साथ इनका जो है वो बैटल होगा। तो ये अश्वमेघ यज्ञ हमें देखने को मिलता है, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था इस टाइम पीरियड में, इन द लेटर वैदिक एज एंड द स्टार्टिंग ऑफ द महाजनपद एज। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। डिक्लाइन ऑफ सभा एंड समिति में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, अर्ली वैदिक एज में इनका इंपॉर्टेंस था, बट लेटर वैदिक एज के अंदर में क्या देखने को मिलता है, इनका इंपॉर्टेंस घट के जो है वो नेग्लिजिबल जो है वो रह गया था। सोसाइटी की बात करें, वर्ण सिस्टम बिकेम रिजिड एंड हेरिडिटरी। यहां पर क्या हुआ, कर्म नहीं जन्म के आधार पे होगा कि भाई ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही रहेगा और शूद्र का लड़का शूद्र ही रहेगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है। कब से स्टार्ट होती हुई, लेटर वैदिक एज से ये चीज भी जो है वो हेरिडिटरी जो है वो बन जाती है कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, एंड सो ऑन। ये चीज हमें देखने को मिलती है। स्टार्ट कब हुई है, ये लेटर वैदिक एज के अंदर। हालांकि अर्ली वैदिक एज में भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था कास्ट सिस्टम, बट इतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं थी उसके अंदर जितनी हमें लेटर वैदिक एज के अंदर देखने को मिलती है। और आगे आने वाले टाइम में जब महाजनपद का टाइम आया, मौर्यन एम्पायर आया, गुप्ता एम्पायर आया, तब तो पूरी तरीके से जो है ये हर कोने में जो है वो फैल चुका था हमारा वर्ण सिस्टम। शूद्रास वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग एंड स्टेटस ऑफ विमेन डिक्लाइंड इन द लेटर वैदिक एज। जैसे कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि भाई विमेन का स्टेटस यहां पर डिक्लाइनिंग फेज में जाना शुरू हो चुका था, और आगे आने वाले टाइम में अभी और डिक्लाइन होना बाकी था। नो एक्सेस टू उपनयन संस्कार हमें जो देखने को मिलता है ब्राह्मणों के अंदर, पहले लड़के और लड़कियों दोनों का होता था, कब तक, अर्ली वैदिक एज तक, लेकिन लेटर वैदिक एज में सिर्फ और सिर्फ ये लड़कों तक ही सीमित कर दिया गया, ब्राह्मण लड़कों तक। देन पॉलीगैमी बिकेम मोर कॉमन, एक आदमी कई सारी वाइफ्स, ये चीज जो है हमें देखने को मिलती है लेटर वैदिक एज से ज्यादा शुरू हो चुकी थी। इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर बिकेम मोर डोमिनेंट। जो चीज हमें देखने को मिली कहां, हड़प्पा के अंदर, जब एग्रीकल्चर का राइज हुआ तब हमें क्या देखने को मिला, पॉपुलेशन राइज हुई। ठीक उसी तरीके से यहां पर लेटर वैदिक एज में भी जब आर्यंस ठीक से सेटल डाउन हो चुके थे, आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो एग्रीकल्चर एक बार फिर से जो है वो राइज करता है, और यहां से हमें देखने को मिला पॉपुलेशन भी राइज हुई। लोग जो है वो पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स द ईस्टर्न रीजन, टुवर्ड्स द सदर्न रीजन, तो वहां से पॉपुलेशन राइज, एग्रीकल्चर का इतना एडवेंट हमें देखने को मिलता है, तो सेटलमेंट्स बननी जो है एक बार फिर से शुरू होती हैं। और महाजनपद के टाइम पीरियड में बड़ी बड़ी सेटलमेंट जो हमें एक बार फिर से देखने को मिलती है, इवन लार्जर देन द हड़प्पन सेटलमेंट्स। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। यूज ऑफ आयरन टूल्स ऑल्सो कॉल्ड कृष्ण अयास और श्याम अयास, ये दो वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण अयास और श्याम अयास। इनका मतलब क्या है, हमारा आयरन टूल्स इनका मतलब है कृष्ण अयास एंड श्याम अयास, दोनों का मतलब एक ही है, क्या, आयरन टूल्स। कई बार पीसीएस एग्जाम्स के अंदर आ चुका है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय कृष्ण अयास एंड श्याम अयास, तो आपको जो है वहां पे आयरन टूल्स जो है वो मार्क करके आ जाना है।
राइज ऑफ क्राफ्ट्समैन, वीवर्स एंड मेटल वर्कर्स, बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग वेपन्स बनने शुरू हुए, अलग अलग टूल्स बनने शुरू हुए ऑफ आयरन, तो वहां से हमें मेटल वर्कर्स की जो है वो संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स, द अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स, यहीं से हमें देखने को मिलता है, अराउंड 600 बीसीई से जो है ये शुरू हो जाता है। और इसके बाद तो भाई कॉइन्स का जो हमें इमर्जेंस या फिर यूजेज है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है आगे आने वाले टाइम के अंदर। देन इसके बाद ग्रोथ ऑफ ट्रेड, सरप्लस एंड प्रोटो अर्बनाइजेशन, दिस पीरियड इज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी द प्रीकर्सर ऑफ द महाजनपद, ऑलरेडी हम जो है वो बात कर चुके हैं। रिलीजन और फिलॉसफी की बात करें, मोर कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स लेड टू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। अब यहां से क्या देखने को मिलता है, ये जो टाइम पीरियड था, क्योंकि इतने सारे वैदिक लिटरेचर बन चुके थे, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन, ब्राह्मण्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्राह्मण्स अपने हिसाब से जो है वो चीजें चला रहे थे, अपने हिसाब से जो है वो सोसाइटी को जो है वो चला रहे थे, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण्स वर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन द लेटर वैदिक एज एंड द टाइम पीरियड कमिंग फॉरवर्ड। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। गॉड्स लाइक प्रजापति, रुद्र, विष्णु गेन्ड प्रोमिनेंस एंड फिलोसॉफिकल शिफ्ट वाज सीन इन द उपनिषद्स, कर्म, रीबर्थ, आत्मन, ब्राह्मण एंड मोक्षा, इसके बारे में डिटेल के अंदर वैदिक लिटरेचर जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या मतलब था, खासकर उपनिषद जो कि हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, जिनको हम वेदांत भी जो है वो कहते हैं, इनके अंदर क्या एग्जैक्टली में लिखा हुआ था। Discontent with ritualism led to new ideas, rise of Buddhism and Jainism in the 6th century BCE और around 600 to 700 BCE हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे क्या हुआ भाई, जो हमारे शूद्र लोग थे या फिर जो हमारे वैश्य लोग थे, इनका यह मानना था कि भाई ब्राह्मणों का डोमिनेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है वैदिक सोसाइटी के अंदर, तो हमें क्या करना है, हमें और कोई रिलीजन जो है उसकी तरफ बढ़ना होगा, या फिर हमें कोई और ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स इन द वैदिक कल्चर और द वैदिक लिटरेचर। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, और यहीं से क्या दिखा हमें, द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ने लगे टुवर्ड्स बुद्धिज्म, टुवर्ड्स जैनिज्म। राइज ऑफ वर्धमान महावीर एंड राइज ऑफ गौतम बुद्ध जब हमें देखने को मिलता है, तब वहां से ब्राह्मणों को जो है एक चैलेंज मिलता है कि भाई नए धर्मों का, नए रिलीजन्स का जब राइज हुआ, तब हमें नई नई चीजें जो है वो देखने को मिलती है। इनके बारे में भी बात करेंगे, हमारी डेडिकेटेड क्लासेस, ये डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर, द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उसके अंदर डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही हम देखेंगे, इतनी ही हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी सेकेंड पार्ट ऑफ द वैदिक एज और द वैदिक कल्चर, उसके अंदर हम हर एक वेद के बारे में, हर एक वैदिक टेक्स्ट के बारे में, द ब्राह्मणास, द अरण्यकास, द उपनिषद्स, द एपिक्स, द श्रुतिज, द स्मृतिज, हर एक चीज के बारे में जो है वो डिटेल के अंदर बात करेंगे भाई एग्जैक्टली में किस वेद के अंदर या किस टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, कैसे वो हमारे लिए आज के दिन भी इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या ऐसा भी लिखा गया जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, जिसने लोगों को जो है वो दूर किया वैदिक कल्चर से। सबके बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर हमारी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।